हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को, यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को आज हम समझने वाले हैं। इसके मेन प्रोविजंस हम समझेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको लीगल हिस्ट्री के पेड नोट्स चाहिए और हिंदी में चाहिए तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो। इसके अलावा जो नोट्स के प्राइस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो हमेशा की तरह ही हम सबसे पहले इस एक्ट के मेन प्रोविज़न समझने से पहले हम पढ़ेंगे इसके बैकग्राउंड को थोड़ा सा समझेंगे। तो देखो, ये जो एक्ट था 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा यानी ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया एक महत्वपूर्ण कानून था, जिसने ब्रिटिश शासन से इंडिया को इंडिपेंडेंट कर दिया, भारत को स्वतंत्रता दी। और इंडिया का पार्टीशन भी इसी एक्ट के द्वारा किया गया था। तो इसीलिए ये इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अच्छा, इस एक्ट को लाने से पहले अब देखो, जो ब्रिटिशर्स थे वो इस बात को समझ गए थे, उनको पता लग गया था कि अब हमें इंडिया को आज़ादी देनी है। तो इसीलिए अब एक प्लान, एक योजना जो है हमें तैयार करनी है। तो इसके लिए जो उस टाइम के वॉयसराय थे इंडिया के, वॉयसराय लॉर्ड माउंटबेटन, ये इंडिया के लास्ट वॉयसराय थे। ठीक, इन्होंने एक प्लान तैयार किया जो माउंटबेटन योजना कहलाया। क्योंकि इन्होंने ये प्लान तैयार किया था, इसीलिए इनके नाम पर है माउंटबेटन योजना। और इस योजना के तहत ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को बनाया गया। तो इस प्लान को लागू करने के लिए जो कानून बनाया गया उसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहा गया। और ये 15 अगस्त 1947 से शुरू हुआ, यानी कि ये लागू हुआ, क्योंकि उसी दिन हमें इंडिपेंडेंस जो है वो मिला था। तो हमें उसी दिन स्वतंत्रता मिली थी, इसीलिए ये जो एक्ट है इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, अब ये एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है क्योंकि इसमें ये बताया गया था कि जब तक इंडिया का संविधान लागू नहीं हुआ, जब तक संविधान लागू नहीं होगा, या जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हुआ था, तब तक इंडिया इस एक्ट से कैसे गवर्न होगा, ये इस एक्ट में बताया गया था। ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। इसके अलावा इस एक्ट में 20 सेक्शंस थे, यानी कि 20 धाराएं थी। और इसमें कई सारे मुख्य प्रावधान थे, वो अब आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये था इसका छोटा सा बैकग्राउंड। अब बात करेंगे हम इसके इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस की, कि इस एक्ट में क्या क्या इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस थे। तो देखो, सबसे पहले इसमें 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की स्थापना का प्रावधान दिया गया है। यानी कि इस एक्ट में जब हम देखेंगे तो इसमें क्या था, इसमें था 2 स्वतंत्र राष्ट्र, यानी कि इंडिया का पार्टीशन कर दिया गया था। अब देखो, मुस्लिम लीग जो थी वो लगातार पाकिस्तान की मांग कर रही थी। तो इस एक्ट में ये कहा गया था कि अब भारत और पाकिस्तान नाम से 2 स्वतंत्र डोमिनियन या 2 राज्यों की स्थापना होगी, 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की स्थापना का इसमें प्रावधान किया गया था। इससे भारत का पार्टीशन करके पाकिस्तान को अलग कर दिया गया, और इंडिया तो था ही, ठीक है ना। और पाकिस्तान वाले हिस्से में भी 2 भाग थे, एक था पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश कहलाता है, और एक था पश्चिमी पाकिस्तान जो पाकिस्तान ही कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान को सॉवरेनिटी दी गई और ब्रिटिश साम्राज्य से वो पूरी तरह से मुक्त हो गए। तो 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की यहाँ पे स्थापना की गई। इंडिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन चुका था, और 2 नए जो इंडिपेंडेंट डोमिनियन थे, इंडिया और पाकिस्तान, उनके लिए भी यहाँ पे प्रावधान किए गए। इसका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविज़न था वो था ब्रिटिश राज की समाप्ति। अब देखो, अभी तक इंडिया को कौन रूल कर रहा था? ब्रिटिश क्राउन, है ना, ब्रिटिश शासन यहाँ पे पूरा का पूरा चलता था। तो उसके बाद जैसे ये एक्ट आया 1947 का, जैसे ये लागू हुआ, उसके बाद क्या होता है कि इंडिया पर से ब्रिटिश राज की समाप्ति हो जाती है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग 15 अगस्त 1947 से ब्रिटिश सरकार का भारत पर कोई अधिकार नहीं रहेगा, और जो क्राउन थे ब्रिटिश के, वो अब भारत के मामलों में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकते थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट के कानून अब इंडिया और पाकिस्तान पर लागू नहीं होते थे। तो यहाँ पर इस एक्ट के द्वारा ये भी प्रोविज़न किया गया, क्योंकि देखो, अब जो है वो ब्रिटिशर्स का रूल तो ख़त्म हो गया। अब जब उनका रूल ख़त्म हो गया, इंडिया को आज़ादी मिल चुकी है, इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका है, तो उसके बाद ब्रिटिश राज अब यहाँ पे नहीं चलेगा, ये भी कहा गया था। नेक्स्ट आता है भारत सचिव के पद की समाप्ति। ये इसका तीसरा प्रावधान जो हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक ज़रूरी चीज़ ये भी है कि यहाँ पे भारत सचिव के पद की समाप्ति कर दी गई, यानी कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पहले ऑफिस होता था, जो पोस्ट होती थी, अब उसको यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया। पहले ही हमने पढ़ा है ना कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की एक पोस्ट होती थी ब्रिटिश राज में, लेकिन इस एक्ट के द्वारा उसको ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद आता है गवर्नर जनरल की नियुक्ति। अब देखो, भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। इंडिया के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? लॉर्ड माउंटबेटन, है ना, क्योंकि जब इंडिया जिस टाइम पे आज़ाद हुआ था। तो यहाँ पर गवर्नर जनरल को दोनों देशों की व्यवस्था करने को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ खास शक्तियाँ भी यहाँ पर दी गई थी, ठीक है ना। तो गवर्नर जनरल की पोस्ट अभी तक बनी हुई थी इस एक्ट के बाद भी।
इसके बाद आता है रियासतों को स्वतंत्रता का विकल्प। अब देखो, जिस टाइम पे इंडिया आज़ाद हुआ उस टाइम पे क्या होता है कि 1565 प्रिंसली स्टेट्स थे। 1565 ये देशी रियासतें थी इंडिया में, और इनको ये विकल्प दिया गया, इन्हें ये ऑप्शन दिया गया कि चाहे तो वे भारत में रहें, चाहे वो पाकिस्तान में चले शामिल हो सकती हैं, या फिर वे इंडिपेंडेंट भी रह सकती हैं। तो प्रिंसली स्टेट को एक तरीके से ये विकल्प चुनने का मौका दिया गया कि वो किसी भी चीज़ को चुन सकती है, चाहे तो वो मतलब इंडिया में रहें, चाहे पाकिस्तान में, और चाहे वो इंडिपेंडेंट भी रह सकती हैं। इसके बाद आता है संविधान सभा की मान्यता। अब देखो, यहाँ पे संविधान सभा को यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की भी बात हुई है। भारत की संविधान सभा को एक सॉवरन बॉडी का दर्जा दिया गया, एक संप्रभु निकाय का दर्जा दिया गया। ये संविधान सभा जो थी अब स्वतंत्र रूप से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती थी। पाकिस्तान के लिए भी एक अलग संविधान सभा, एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन के लिए असेंबली बनाई गई। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा जब इंडिया का पार्टीशन हुआ और इंडिया और पाकिस्तान ये दो नए जो डोमिनियन बने थे, जो दो नए राष्ट्र बने थे, इनके लिए इनकी बाउंड्रीज तय की गई कि कहाँ कहाँ तक बाउंड्रीज रहेगी। इसके अलावा जनमत के आधार पर, रेफरेंडम के आधार पर बंगाल, पंजाब और असम के पार्टीशन और उनकी सीमाओं का भी निर्धारण किया गया। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो रोल है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक हमारा संविधान नहीं बना था तब तक 1947 के एक्ट से ही इंडिया को गवर्न करना था। ठीक, तो ये एक्ट 15 अगस्त 1947 से शुरू हुआ, मतलब लागू हुआ, और 1947 का जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जब हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 395 उसके द्वारा इसको बाद में रिपील कर दिया गया जब हमारा संविधान लागू हो गया। तो यहाँ पर ये कुछ मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जो हमारे लिए जानना ज़रूरी थी कि इस एक्ट में कितनी सारी चीज़ें थी। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इसीलिए इम्पॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है ना। तो इसके ये जो भी प्रावधान थे ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं। तो आई होप आज की वीडियो में जो भी हमने प्रोविज़न समझे हैं, जो छोटा सा बैकग्राउंड इसका समझा है, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।